अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर ऐसा है कि जस्ट हमने 10th क्लास में इसको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद में जैसी जैसी हमारी क्लासेस बढ़ेगी, क्लास 11th, क्लास 12th, तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों है और इतना ज़्यादा पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम 10th क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में हम इसको समझ पाएंगे कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी कुछ ये देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया वो आया कहाँ से। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राईगॉन एंड मेट्री। मेट्री मीन्स मेट्रॉन से बना हुआ है। ट्राई मीन्स 3, यहां पर क्या हो गया, ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और ये 3 वर्ड कौन से है? तो ये तीनों जो वर्ड आए हैं ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, गॉन मीन्स साइड, और मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजर, मेट्रॉन मीन्स मेजर, 3 साइड मेजर्स। जहां पर 3 साइड के मेजरमेंट की बात करेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री है। तो जैसे ही मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री को हमने जब ब्रेक किया तो ब्रेक करते से ही इसकी मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई यहाँ पर कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर बताइए कि जो 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। तो आपके मन में ये आएगा कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है ट्राइंगल। कौन सा है? ट्राइंगल है, जो जिसमें क्या होती है, 3 साइड्स होती है। अब ट्राइंगल भी कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है? तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो सकता है। बट ट्राइंगल भी तो हमने अलग अलग पढ़े हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो यूज की जाती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए की जाती है। जैसे हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और बाकी के दोनों तो एक्यूट एंगल हो गए। ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो तीनों कैसे एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा इसको। और ये ऑब्ट्यूस है तो 90 डिग्री से ज्यादा है ये वाला एंगल, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि क्या एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अगर रहेगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाएगी? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे? तो मान लिया जाए मेरे पास में इस टाइप से ट्राइंगल बना है, तो मैं इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या करता हूं, परपेंडिकुलर डाल देता हूं। जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपके पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक इधर बन गया, एक इस साइड बन गया। सेम इसी प्रकार से यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं और इसको भी मैं इस साइड में एक्सटेंड करूं तो यहां पर भी हमारे पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी रहेगा तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसका डेली लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, और इतना ज्यादा यूज कैसे होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग जितनी भी मैक्सिमम चीजें दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ वर्टिकल, जमीन के साथ में क्या है, वर्टिकल दिखाई दे रहे। कोई बिल्डिंग अगर दिखाई दे रही तो वर्टिकल है ना, कोई पेड़ दिखाई दे रहा तो वर्टिकल। तो ऐसी वर्टिकल चीजें बहुत सारी दिखाई दे रही है, और वहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोच सकते हैं, वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल डेली लाइफ का, आपने इस डायग्राम को देखते से ही पहचान गए होंगे कि ये क्या है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन हम कंसीडर कर सकते कि ये क्या वर्टिकल है। सपोज करें कि ये क्या है, जमीन के ऊपर इस टाइप से ये खड़ी है ना, जमीन के ऊपर कुतुब मीनार जो है ऐसी खड़ी है। मान लिया जाए कि आप और आपके पेरेंट्स साथ में कुतुब मीनार को देखने गए और यहां पर आप लोग खड़े हो और कुतुब मीनार को यहां से देख रहे हैं। और मान लिया जाए कि एक बच्चा बोलता है कि पापा मैं इस कुतुब मीनार की हाइट यहीं पर खड़े खड़े बता सकता हूं,
यानी कि वो 10th क्लास पास है, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, और बच्चा बोल रहा है कि मैं कुतुब मीनार की हाइट बता सकता हूं, तो क्या बता सकता है? यही पर खड़े खड़े बिल्कुल बता सकता, अगर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अगर उसने पढ़ा है। तो वो कैसे बता पाएगा? इस कॉन्सेप्ट को समझिए तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं उसका कारण हमें समझ में आ जाएगा, उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ये पेरेंट्स के साथ में यहाँ कुतुब मीनार देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार को यहाँ से इस टाइप से ये देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रहा ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये ओरिजेंटल प्लेन है और ये क्या हो गया? वर्टिकल है, और ये इसका यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बन गया। अगर मेरे पास में एक ट्राइंगल बन गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है कुतुब मीनार ये वर्टिकल है, और वर्टिकल जमीन के साथ में जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बिल्कुल सही है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए थीटा डिग्री या 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो ये वाला एंगल बता सकता हूं मैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया तो दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल अगर आपको मालूम है तो दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 में से इसको माइनस करेंगे 90 डिग्री में से, तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। ओवरऑल इस ट्राइंगल में हमारे पास में 3 एंगल में से केवल एक एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं किसकी रिक्वायरमेंट है? मुझे थीटा की रिक्वायरमेंट है। अगर इस ट्राइंगल में अननोन क्या है? तो इसकी हाइट अननोन है, यहां से ये डिस्टेंस अननोन है, यहां से ये वाला डिस्टेंस अननोन है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइट कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज करें कि मीनार की जो कुतुब मीनार की जो हाइट है h मीटर है, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, d मीटर डिस्टेंस है, ऐसा मैंने सोच लिया, कंसीडर कर लिया। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, ऐसा हमने यहां पर सपोज कर लिया। अब अननोन कितने हैं मेरे पास में? मैं तो यहां पर क्या है, ये जो बच्चा बोल रहा कि मैं इसकी हाइट बता सकता हूं, इस बात को जानने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। एक अननोन है मेरे पास में h, दूसरा है d, और थर्ड है x। कितने अननोन हो गए हमारे पास में? 4 अननोन हो गए यहां पर। इनमें से अगर मुझे 2 वैल्यू अगर पता चल जाए, यानी कि इस बच्चे को अगर 2 वैल्यू पता चल जाए कोई भी, तो बाकी की रिमेनिंग 2 वैल्यू निकाल सकता है। तो बच्चा कौन सी वैल्यू निकाल सकता है? आप देखेंगे कि इसकी हाइट तो फाइंड करना चाह रहा है, ये तो निकाल ही नहीं पाएगा, ये वाला भी डिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा, है ना, ये वाला उसके कंट्रोल में है। तो यहां से लेके यहां तक का जो d डिस्टेंस है, d मीटर कितना मीटर है, तो ये बता सकता है, क्योंकि ये तो ओरिजेंटल है ना, जमीन है ना, जमीन पर से वो टेप लगा के कितने मीटर का डिस्टेंस है वो बता सकता है। ये दोनों अननोन है, ये तो उसको नहीं मालूम। थीटा की वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए तो, और वो ट्रिग्नोमेट्री अगर जानता है तो इसकी हाइट भी बता सकता है, ये वाला डिस्टेंस भी बता सकता है, ये वाला एंगल भी वो बता सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थीटा की वैल्यू कैसे वो फाइंड करे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। एक सर्कल था, है ना, कार्डबोर्ड पर ही बनाया मैंने। एक सर्कल था, उसको मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद में यहां पर एक पाइप लगा दिया। जस्ट ये आपका डी जो है ना, कंपास बॉक्स में जो डी होता है ना, उसी की तरह वर्क करेगा ये। मैंने क्या किया, यहां पर एक थ्रेड लटका दिया और इस टाइप से, और यहां पर एक वेट भी, थोड़ा सा एक वेट लटका दिया। यदि मैं इसको ओरिजेंटल प्लेन के पैरेलल अगर रखता हूं तो आप देखेंगे कि ये थ्रेड कहां पर रुक रहा, डी में कहा, यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बिल्कुल 90 डिग्री होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पाइप में से कुतुब मीनार के टॉप को देखेंगे इस टाइप से। देखिए ये मैंने क्या किया, अभी पैरेलल टू ओरिजेंटल प्लेन, और ये 90 डिग्री पर है। मैं इसमें से कुतुब मीनार के टॉप को देखता हूं इस टाइप से, और जैसे कुतुब मीनार का टॉप देख रहे हैं, ध्यान देना इधर, ये कितना मूव कर रहा, यहां से इस टाइप से। जब कुतुब मीनार का टॉप दिखेगा
तो ये आप पहुंच गया यहाँ पर, और जैसे ही टॉप दिखेगा इसको हम पकड़ लेंगे ऐसा, और यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40 और 45, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। मतलब आपको थीटा की भी वैल्यू यहाँ पर पता चल गई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और एक से तो हम यहाँ पर मेजर कर सकते, सपोज करें कि ये 20 मीटर डिस्टेंस पर ये लोग खड़े हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अब ये इसकी हाइट कैसे पता करेंगे और ये हाइपोटेन्यूज कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ ली, समझ लिया, तो आप खुद भी इसकी हाइट और ये लेंथ पता कर सकते हैं। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग। तो यही तो कारण है कि ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज़्यादा यूज है, और भी इसकी एप्लीकेशन है। हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी और भी एप्लीकेशन पता चलते जाएगी, और 11th 12th क्लास में भी और ज़्यादा डिटेल में हमें इसको पढ़ना होगा। और अगर मान लिया जाए एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, और इस बिल्डिंग के बालकनी में यहां पर कोई एक लड़की बैठी हुई है। अगर मैं ये कंसीडर करूं, कंसीडर करने का क्या है, बिल्डिंग तो जो है वो क्या है, वर्टिकली है, जमीन के साथ में क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। ये बिल्डिंग कैसी है, वर्टिकल है, चलो ठीक है। और ये क्या हो गई, इसका ओरिजेंटल प्लेन हो गया ये वाला। सपोज करें कि ये जो लड़की बालकनी में यहां पर खड़ी है, और यहां कोई एक कार दिखाई दे रही है उसको, कहां पर, ग्राउंड पर, और वो यहां से बालकनी कार को देख रही है। देखिए यहां से कार को देख रही है, तो यहां पर भी सेम सिचुएशन बन गई। ये हो गया D, ये हो गया H, और सपोज करें कि ये x मीटर है और ये D मीटर है और ये क्या है, H मीटर है, इसकी जो हाइट है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, जो कार खड़ी है वो यहाँ से बिल्डिंग से D मीटर डिस्टेंस पर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि पिछले बार तो हमने यहाँ वाला एंगल निकालना था, तो हमने इसके हेल्प से निकाल लिया। अब यहाँ पर ये वाला तो एंगल निकाल ही नहीं पाएंगे, बीच में तो तालाब है मान लिया जाए, और कार इस तालाब के दूसरी ओर खड़ी है। अब हम तो वहां पर जा भी नहीं पा रहे, अब ये वाला एंगल कैसे पता करें। तो हम यहीं से इस एंगल को पता कर सकते हैं, और वो इसी इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकते। कैसे पता करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। ये जो पाइप है, पाइप तो रखना है आपको पैरेलल टू ओरिजेंटल प्लेन। जैसे यहां पर मैंने रखा था, तो ये कहां पर आया, 90 डिग्री पर आया। तो सेम हमें क्या करना है, आपको यहां पर एक ओरिजेंटल प्लेन कंसीडर करना है। ये बना दिया मैंने ओरिजेंटल प्लेन, ठीक है, ओरिजेंटल प्लेन के पैरेलल। चलिए ठीक है। अब ये लड़की क्या करेगी, इस पाइप में से इस कार को देखेगी, तो पहले ऐसा इस टाइप से मूव करेगी और ऐसा रोटेट करेगी, और रोटेट जैसे ही वो क्या करेगी, उस कार को देखती है, तो कार दिखने के बाद में तुरंत इसको इस टाइप से क्या करती है, पकड़ लेती है। जैसी कार उसको देखेंगे इस टाइप से पकड़ लेती है। और इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो उसको पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये हमने यहां पर पता कर लिया इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लेकिन हम तो इस एंगल के लिए इंटरेस्टेड है ना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सिंपल सी बात है, हम मैथ्स में ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। और हमें मालूम है कि जब दो पैरेलल लाइन, एक लाइन है और दूसरी लाइन है, ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आप बिल्कुल इजी, अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, ये वाला आपको या तो ये हाइट मालूम होना चाहिए, या तो ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, दोनों में से कुछ मालूम होना चाहिए, या तो ये भी चलेगा। अगर ये तीनों साइड में से एक साइड की अगर आपको लेंथ पता है, तो आप इजी तरीके से बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर तभी निकाल पाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री हम डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है।
चलिए और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि कोई लड़की है, वो अपने घर की छत पर खड़ी है और यहाँ छत से क्या करती है, इस बलून को देखती है। क्या करती है, बलून को देखती है, या सपोज करें कि जमीन से देखती है, नीचे से ही देख रही है इस बलून को, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। यहां से ये बलून को देख रही है, तो ये बलून को यहां पर इस टाइप से देख रही है, उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई है। और जब बलून को देखती है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बलून, और वो अपनी मम्मी को भी दिखाना चाहती है, और वो घर के अंदर जाती है, उसकी मम्मी को बुलाती है, और बुलाने के बाद में मम्मी को बोलती है कि मैंने बलून देखा है, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और कलरफुल है ना। तो मम्मी को भी बुलाती है वो देखने के लिए। जब मम्मी को बुलाती है तब तक बलून यहां पर था, अब यहां पर पहुंच गया। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन यहां पर बन रही है? हाँ बिल्कुल बन रही है। अब तो बलून यहां पर पहुंच गया। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाले, तो यहां से परपेंडिकुलर डाले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन गया। और इसमें से भी हमें अगर दो इंफॉर्मेशन अगर मालूम है कोई भी, तो हम बाकी की रिमेनिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग हुआ ना कि अगर मान लिया जाए इसकी हाइट मालूम है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसने कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बता सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलने वाले हैं, और वहां पर हम पहले नेक्स्ट चैप्टर तभी बनेगा जब ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से डिटेल से हम यहां पर पढ़ेंगे। मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज हमारे डेली लाइफ में भी कर सकते। आपने फोटो देख के पहचान लिया होगा कि ये ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट जी। एडमंड गुंटर इंग्लिश मैथमेटिशियन है। जोनास मुरे इंग्लिश मैथमेटिशियन है। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा ट्रिग्नोमेट्री को समझने में और उसको लिखने में। ठीक है, इनके बारे में हम हिस्ट्री देखेंगे, प्रॉपर तरीके से इसकी हिस्ट्री देखेंगे, किसने किसने क्या क्या काम किए, और वो हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको अलग से मिलेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। और इसकी स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, हालांकि हम हिस्ट्री में भी समझेंगे इस बात को, लेकिन हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने इसकी शुरुआत की थी, और क्या की थी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्यभट्ट जी ने जब राइट एंगल ट्राइंगल को देखा, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उन्होंने एक एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया कि राइट एंगल ट्राइंगल में कितने नोन है, कितने अननोन है, कितने अननोन वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि ये तो 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। यदि मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको एंगल डिग्री में एंगल पता करने के लिए डिनोट किया जाता है, एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा से। यदि मुझे ये थीटा की वैल्यू मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकती है, अगर ये थीटा पता चल जाए तो ये वाला एंगल इजी तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। 90 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ओवरऑल इस ट्राइंगल में हमें केवल एक वैल्यू जो कि थीटा की वैल्यू हमारे लिए अननोन है। इसके बाद और क्या अननोन है, तो ए बी सी, मैं इसका नाम दे देता हूं, नाम का कोई बाउंडेशन नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो उसके अकॉर्डिंग नाम देना, अदरवाइज नाम आप कुछ भी दे सकते हैं इसके वर्टाइसेस के। तो आप देखेंगे कि आपके पास में यहां पर साइड्स है, ए बी अननोन है, बी सी भी नहीं मालूम और ए सी भी नहीं मालूम, 3 साइड्स और एक एंगल। आर्यभट्ट जी ने उस टाइम में एक कॉन्सेप्ट लगाया कि क्या इनकी जो साइड्स है, कितनी साइड है 3 साइड्स है, इन 3 साइड्स के बीच में कुछ रेशियो होता है क्या। अगर हम इस टाइप के कितने भी सिमिलर ट्रायंगल बना ले, मान लिया ये एक ट्रायंगल है, इसके कितने भी सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके साइड का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, रेशो में कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं इस डायग्राम को
जूम आउट कर लूँ या जूम इन कर लूँ, कितना भी कर लूँ, तो भी इनकी जो साइड का रेशो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने इनकी जो साइड्स है, साइड के रेशो को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो इसके नाम रखना चाहिए, नाम होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि जो ये थीटा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, लेकिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हैं। तो सपोज करें, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, एक्यूट एंगल ये है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये हो गई, तो इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। और इसकी जो एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, BC, तो इसको बोला जाएगा बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड है ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। फिर से और एक बार बात करेंगे हम इस पर। सपोज करें कि मेरे पास में ये वाला ट्राइंगल है, मैं इसको घुमा देता हूं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, डायग्राम कैसा भी हो सकता है, ठीक है, डायग्राम कैसा भी हो सकता है। मान लिया जाए कि मेरे पास में PQR, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इस बात को ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, और बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये तो 90 डिग्री हो गया। सपोज करें कि ये वाला एक्यूट एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर हमेशा, और 90 और थीटा के बीच वाली साइड रहेगी ये क्या रहेगी, बेस रहेगी। और हाइपोटेन्यूस फिक्स है, चाहे ये एक्यूट एंगल बने चाहे एक्यूट एंगल ये बने। जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी वो हाइपोटेन्यूस फिक्स है। रिप्लेस कौन होता है, इंटरचेंज कौन कौन होता है, बेस और परपेंडिकुलर। देखना फिर से और एक बार, अब ये थीटा था तो परपेंडिकुलर ये हुआ, अगर ये थीटा रहेगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो उन बातों को आपको समझना है। चलिए ठीक है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो 3 साइड्स है इनके बीच में कुछ ना कुछ एक रेशो रहेगा, और वो रेशो क्या रहेगा उसी के बेस पर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाम दिया और वो रेशो बनाया। अब देखना, ध्यान देना इधर, मुझे एक बात बताइए कि 3 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स के बीच में अगर रेशो निकालना है यानी कि रिलेशन निकालना है तो कितने रिलेशन हो गए, बड़ा सिंपल सा काम। सपोज करें कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, जो भी है, आपके फैमिली में आप रहते हैं, आपके फादर रहते हैं और आपकी मदर रहती है, और आपके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, फादर, मदर और आप। सेम कंडीशन, तीनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, कितने रिलेशन हो गए। तो देखिए इनकी ये कौन हो गई, वाइफ, एक रिलेशन हो गया। इधर से इधर देखेंगे तो कौन हो गई, इनकी वाइफ, और इनके ये कौन हो गए, हस्बैंड, 2 रिलेशन आ गए। देखना, इसका ये कौन है, सन या डॉटर जो भी है, और इसकी ये कौन है, फादर है। कितने रिलेशन हो गए, 4, इनके बीच में 2, और इसकी ये कौन है, मदर है, तो इसके कौन है, ये सन है या डॉटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कितने रिलेशन, 3 लोगों के बीच में कितने रिलेशन हुए, तो 6 रिलेशन हुए। और बस यही कॉन्सेप्ट पर आर्यभट्ट जी ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए, ये तीनों के बीच में रिलेशन डेवलप किए। अब सिंपल सी बात है कि जब रिलेशन रहेगा तो उस रिलेशन का नाम रहेगा, जैसे इस रिलेशन का नाम है वाइफ, इस रिलेशन का नाम है हस्बैंड, इस रिलेशन का नाम है डॉटर या सन, और इस रिलेशन का नाम है फादर। तो ऐसे आर्यभट्ट जी ने नाम रखे, रिलेशन के नाम रखे, यानी कि रेशियो के नाम रखे। सबसे पहला उन्होंने रेशियो दिया साइन, SI यानी साइन। सेकेंड रिलेशन का नाम दिया साइन। थर्ड रिलेशन का नाम दिया टेंजेंट। और मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि ये साइन कैसे हुआ, इसका पहले नाम क्या था। आर्यभट्ट जी ने नाम नहीं दिया ये साइन, आर्यभट्ट जी ने अर्धज्या दिया था इसका नाम, ठीक है, लेकिन वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। अभी हम ओवरऑल इसकी
समरी देख रहे हैं कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट और सेकेंड और कोसेकेंड, कोसेकेंड, ये जस्ट नाम है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि इसका इसके ये फादर है, इसके ये हस्बैंड है, सेम ऐसे ये क्या हो गए, इसके नाम हो गए। फिर इसके 60 फॉर्म बनाए गए कि ये तो नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, और जब हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तो ये तो कई बार यूज होगा, इतना बड़ा बड़ा नाम कौन लिखे। तो डेवलपमेंट के बाद में इसका नाम साइन रखा गया, SIN 3 कैरेक्टर में। इसका नाम कास रखा गया, इसका नाम टेन रखा गया, इसका नाम कॉट रखा, इसका सेक और इसका कोसेक। आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि ये सारे के सारे 3 कैरेक्टर में, ये तो 5 कैरेक्टर हो गया, बड़ा सा नाम हो गया। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म CSC लिखा जाता है। CSC अगर आप कभी देखें तो आप समझ जाना कि ये कोसेक की बात कर रहा है, ठीक है। और वैसे जो पॉपुलर है वो ऐसा ही लिखा जाता है। आर्यभट्ट जी ने देखा कि आप देखिए, आप अगर इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब एक्यूट एंगल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो रेशियो है वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये वाला एंगल है, तो थीटा को लिखना यहाँ पर बेहद जरूरी होगा। जब तक हम यहाँ पर एंगल को, एक्यूट एंगल को नहीं दिखाएंगे तब तक ये मीनिंगलेस हो जाएगा। कहने का मतलब आप किसी से पूछना कि SIN क्या है, तो कोई बोलेगा, जो जानता है ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे कुछ नहीं है, इसकी ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है इसकी। जब आप बोलेंगे कि साइन ये क्या है, तो बोलेगा डायग्राम कहाँ पर है, तो डायग्राम ये है, तो तुरंत बोल देंगे कि ये मतलब एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात यहाँ पर की जा रही है। कहने का मतलब ये इसका होना जरूरी है। आप यहाँ पर जैसे थीटा है ना, ये एंगल थीटा भी लिख सकते हैं, या इस वर्टेक्स का नाम क्या है, C है, तो इसके जगह आप C भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप C भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कई बच्चे बोलते हैं कि अच्छा साइन ये, इसकी मीनिंग तो ये होगी साइन इंटू ये, साइन इंटू ये, बिल्कुल गलत। ये जस्ट एक नाम के साथ में जो सरनेम लगाते ना, सेम इसी टाइप से होता है। ये साइन किसके लिए, तो इस एक्यूट एंगल के लिए या इस एक्यूट एंगल के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में 90 डिग्री का एंगल नहीं लिखा जाएगा। कौन है B? 90 डिग्री नहीं, आपको या तो ये एंगल मिलेगा या तो ये एंगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आर्यभट्ट जी ने बनाए थे वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट बनाए थे, उसके रिस्पेक्ट में जो साइड है इसके बीच में रेशियो डिफाइन किया था। अब देखिए, आर्यभट्ट जी ने बोला, कई बच्चे बोलते हैं कि सर साइन को और कुछ नाम दे दिया जाए तो, अरे आर्यभट्ट जी ने बोला वो यूनिवर्सल है, सभी लोग को मानना पड़ेगा। हालांकि आर्यभट्ट जी ने अर्धज्या बोला था, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ, हम वो बातें हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आर्यभट्ट जी ने बोला कि जो सबसे फर्स्ट रेशियो है वो इधर से इधर होगा, ये वाला रेशो साइन है। यहां पर भी 6 रेशो बनेंगे। तो देखा, फर्स्ट रिलेशन कौन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P/H। सेकेंड रिलेशन इन्होंने दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला रिलेशन दिया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज B/H। थर्ड रिलेशन दिया परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और एक बहुत बढ़िया स्मार्ट काम किया उन्होंने, ठीक है। और वो स्मार्ट काम क्या था, उन्होंने बोला कि रेसिप्रोकल, अरे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, इसके वो हस्बैंड है तो उसकी ये कौन है, वाइफ है, इधर से उधर रिलेशन, तो उसका उल्टा भी तो रिलेशन है। तो सेम ऐसा उल्टा रिलेशन बनाया, साइन का रिलेशन बना दिया कोसेक से, रेसिप्रोकल उल्टा पलटा दिया, कास का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, तो फार्मूले को याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, बस इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। देखिए ना,
याद रखना इजी हो जाएगा कि नहीं। और भी कई सारे फार्मूले रहेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो बड़े इजी तरीके से याद रख सकते हैं। अब बाकी के 3 फार्मूले बनाना बिल्कुल इजी हो गया। देखिए कैसे, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, मतलब ये P बाय बी है तो B बाय P हो जाएगा। सेक कास का रेसिप्रोकल H बाय बी, H बाय बी। साइन का रेसिप्रोकल H बाय P, बस हो गया याद, H बाय P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर याद कैसे रखेंगे, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, साइन साइन, कास कोसाइन, टेन टेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट, सेक सेकेंड, कोसेक कोसेकेंड, ये याद होना जरूरी है, इसके बिना अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और याद करने की टेक्निक भी है। कई सारे बच्चे अलग अलग तरीके से टेक्निक लगाते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने एक टेक्निक बताई थी, और वही टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत बढ़िया टेक्निक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये तो याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, याद हो गया। अब आप देखिए कि सारे फार्मूले बन गए आपके, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए। आप बोलेंगे कैसे, आपको आर्डर याद है ना, मैंने तो आपको शुरू से बोल रहा हूं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ये आर्डर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, तो देखिए पहले तो मैं लिख देता हूं साइन, सबसे पहले कौन आता है, साइन, कास कास थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर कॉट थीटा। आर्डर से लिख रहा हूं मैं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, आर्डर चेंज नहीं किया मैंने, सेक कोसेक बन गया, हो गए याद। साइन थीटा इधर से पढ़ना चालू करो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मिलाते चलो, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा, अब नीचे से ऊपर, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, बस हो गया काम, ये बन गए फार्मूले। लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। नहीं तो पता लगा टेन थीटा की जरूरत पड़ी, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करें और उसमें टाइम बर्बाद करें। डायरेक्ट याद होना चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बस ये याद रखना है। पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इसके उल्टे करेंगे तो रेसिप्रोकल हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या ये फार्मूले याद हो गए, और नहीं हुए तो इसको याद करना है, और फिर आगे हम यहां पर इंटरेस्टिंग फार्मूले और देख रहे हैं। देखना, सबसे पहले कौन साइन, फिर कौन कास, फिर कौन टेन। यहां पर एक लाइन खींच दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, फार्मूला याद हो गया। देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। आपको मालूम है टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉट थीटा अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि ये फार्मूले आए कहां से। देखिए फिर मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे कि सर ये फार्मूले का प्रूफ बताओ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्यों नहीं है, अरे ये जस्ट रेशियो है, रेशियो के ये नाम है ना भाई, और जो नाम मैथमेटिशियन ने दिए थे वही नाम हमें भी चलाना है, और ये यूनिवर्सल है इसलिए नाम है। P बाई एच ही साइन के होता है, B बाई एच ही साइन के कास के होता है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिशियन ने बोला है और हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, तो देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है हम इसको जानने के लिए इंटरेस्टेड है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम है कि जब नीचे की क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पलट जाएगी, मतलब ये हो जाएगा P बाई एच
और इंटू एच बाय बी, और एच से एच कैंसिल तो पी बाय बी। आप देखेंगे कि पी बाय बी किसका फार्मूला है, तो टेन थीटा का है, इसीलिए तो टेन थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि टेन को पलटा देंगे तो कॉट बन जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद इनको सबको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। ये फार्मूले क्वेश्चन जब हम यूज करेंगे आपको पूछा जाएगा कि टेन थीटा का फुल फॉर्म क्या है, तो टेंजेंट है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये इतना चार्ट आपको याद रखना है, और ये दोनों फार्मूले भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसके जो कैरेक्टर रहेंगे सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखा जाता है। कई बच्चे ऐसा लिखते हैं साइन, टेन, कॉट, गलत। सारे जो लेटर रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्मॉल कैरेक्टर ही रहेंगे इसके, ये लिखने का तरीका होता है। कई बच्चे समझते हैं कि जो थीटा है वो साइन का और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में मैंने थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। जैसे आपका नाम और आपका सरनेम है, और आपका नाम सरनेम के बिना अधूरा है, तो सेम साइन थीटा के बिना अधूरा है। आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा ऐसा, तो इसकी मीनिंग क्या है तो इसकी जस्ट मीनिंग है कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। वो बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये होता है। जैसे सपोज करें कि मैंने लिख दिया साइन डिग्री स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या है, तो कई बच्चे ये समझते हैं कि साइन का भी स्क्वायर कर देंगे और 30 डिग्री का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 900, जो कि गलत है, ये नॉट इक्वल। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इसकी, साइन 30 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, ना कि 30 का स्क्वायर करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें इससे हेल्प मिलेगी। तो अब इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल के बाद में फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि जिस टाइप से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा और उसी तरीके से लिखेंगे, आप पूरे नंबर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने अच्छे से प्रेजेंटेशन होगा और जितने प्रॉपर तरीके से करेंगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, बहुत ही मजेदार है। 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ऑफ द एंगल a, सिंपल सी बात है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, यहां पर ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, बड़ा मजेदार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा दिया है, 10a, क्या दिया है 10a। अब आप ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो ये a है, ये क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला या ये वाला। तो आप ये वाला तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया फिक्स। आप ये वाला जो है, ये इसका नाम दे सकते हैं या तो इसका नाम दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूं इसका नाम ये। अब इनके क्या नाम दे, तो आपकी जो मर्जी है वो दे दो। तो ये और इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। आप ये वाला जो एंगल यहां पर भी बना सकते थे ए, लेकिन यहां नहीं बना सकते कभी भी, ये बात याद रखना। अब देखिए, इसके इक्वल टू कितना दिया है 4/3, और हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मुझे एक बात बताइए कि जब रेशियो के फॉर्म में दिया जाएगा तो क्या ये 4 बाय टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है ना। ये हमने एक्यूट एंगल बना दिया। परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये, और बेस कौन हुआ, ये। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा और 90 के बीच की बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड रहेगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि क्या परपेंडिकुलर की लेंथ 4 यूनिट होगी और बेस की लेंथ 3 यूनिट होगी। तो कई बच्चे बोलते हैं कि हाँ होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो कि सारे क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लिया जाए कि राम और गोपाल दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और राम के 80% बन गए और गोपाल के 60% बन गए। तो राम और गोपाल के परसेंटेज का रेशियो बताइए। तो आप बोलेंगे कि रेशियो का मतलब वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। याद रखना, फ्रैक्शन में और रेशियो में यही डिफरेंस है। फ्रैक्शन अगर आपसे बोला जाए कि 80/60, ये क्या बना, एक फ्रैक्शन बना, और इसका रेशियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 24 जा 80 और 23 जा इतना। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो राम और गोपाल है इनके परसेंटेज का जो रेशियो है वो 4:3 है। अब आपको ये तो गिवन ही नहीं ना, आपको एक्चुअल क्या गिवन है, ये गिवन है। तो क्या आप बोलेंगे कि राम के 4% है और गोपाल के 3% है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री की। एक्चुअल जो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा ना, वो रेशियो के फॉर्म में, वो फ्रैक्शन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे हम गिवन क्या गिवन है, 10a इज इक्वल टू 4/3। और जब 10a इज इक्वल टू इतना है तो लेट 10a इज इक्वल टू, भाई एक राम और गोपाल जो थे इनका ये रेशियो था, ऐसा कोई ना कोई एक नंबर होगा जिसका इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर इनका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे वो 20 था, 20 से कैंसिल हुआ था ना, 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80, 20 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60, वापस पहुंच जाएंगे हम उस पर। तो कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसका इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये काम आपको करना है और ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आपको मालूम है कि 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर कौन है, BC। परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो BC डिवाइडेड बाय AB। अब आप देखिए यहां पर, आपको यहां पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता चल गई। मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC की वैल्यू कितनी हो गई, 4K। BC की वैल्यू हो गई 4K यूनिट, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3K। आपको क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, अदर क्यों लिखा है, एक तो गिवन है ना, बाकी के निकालना है आपको। टोटल 6 है, 6 में से 1 गिवन है और 5 आपको फाइंड करना है। चलिए ठीक है। आपको मालूम है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब तक आपको हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम रहेगा तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे क्या, नहीं। इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है या नहीं है, हाँ है। कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। और याद रखना, लाइफ में कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको गिवन है, उसकी 2 साइड, कोई भी 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखने का भी तरीका रहेगा, इन ट्राइंगल जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता तो कौन से ट्राइंगल में किया जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। आप लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। लेकिन जब पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट करना पड़ेगा। तो ये बीच में आना चाहिए 90 डिग्री, ABC या CBAB लिख सकते हैं आप। ये 90 डिग्री बीच में आना जरूरी है। इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब AC स्क्वायर कौन है, हाइपोटेनिस कौन है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, और आपने बड़ी छोटी क्लासेस से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 3K होल स्क्वायर प्लस 4K, BC की वैल्यू 4K होल स्क्वायर। और आप देखेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, क्यों 3 का स्क्वायर कितना हो गया तो 9, और K का स्क्वायर कितना हो गया K स्क्वायर प्लस 16 4 स्क्वायर K 16 और K स्क्वायर। 9 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 25 और K स्क्वायर, और ये है AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 K स्क्वायर। और आपको मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखा जाता है। AC इज इक्वल टू कितना होगा, AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो K आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5K। आपको बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही यहाँ पर प्लस माइनस K? अरे ये वाला क्या है, ये लेंथ ऑफ साइड है ना, हाइपोटेनिस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनिस। कभी भी लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, और जब नेगेटिव नहीं हो सकती तो आप प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। लेंथ इज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 5 के यूनिट आ जाएगा। अब हो गया काम हमारा। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। 3 साइड से यहाँ पर गिवन है, तीनों की वैल्यू भी हमें मालूम है। नाउ क्या हो जाएगा, साइन थीटा नहीं, ये क्या किसके रिस्पेक्ट निकालना, ये तो ए की रिस्पेक्ट तो हम ये लिखेंगे, कास ए टेन ए की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कॉट की भी जरूरत है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करने में इजी होगा। कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए, यही तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर। देखिए ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस बनेगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या बनेंगे, हाइपोटेनिस बनेंगे। ये बात याद रहे कि जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनिस और अदर साइड इज बेस। ठीक है, ओके। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कौन है, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस AC। BC की वैल्यू कितनी है 4K डिवाइडेड बाय 5K, और K से K कैंसिल तो 4 डिवाइडेड बाय 5। ये इसका फाइनल आंसर। कास ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है AB, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल काम है। एंड AC, AB कितना है 3K और 5K, और K से K कैंसिल तो 3 डिवाइडेड बाय 5। एंड 10A परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कौन है BC डिवाइडेड बाय AB, और BC की वैल्यू 4K डिवाइडेड बाय 3K, और K से K कैंसिल तो 4 डिवाइडेड बाय 3। देखिए 10 की वैल्यू हमारी भी उतनी आई, और वैसे भी ऑलरेडी गिवन इतनी थी। 10 की क्यों लिखी, वैसे 10 की तो लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल मतलब इसको पलटा दो तो ये हो जाएगा AB बाय BC मीन्स 3/4। कास को इंटरचेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो AC बाय AB, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा AC बाय BC, और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगी इसके
का फाइनल आंसर। आपसे बोला था गिवन ए, इसके बेस पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर फाइंड कर लिए फॉर द एंगल ऑफ ए। ये क्यों बोला? क्योंकि ए के सामने परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस बनेगी। इसको आप नोट कर लीजिए और हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल।